हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आज आपका जो थ्योरी का पार्ट मैगजीन में दिया गया है उसको मैं करवाने वाला हूँ। जो नए बच्चे होंगे उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा करवाने का जो पर्पज रहता है वो हर चीजों को याद करवाना। याद किस प्रकार से होगा? जब आप उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ लेंगे। मैं जो भी मैगजीन करवाता हूँ हमेशा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही करवाता हूँ। तो आज से आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करवा रहा हूँ। इस बार जो पिछली बार जो मैंने सब कुछ करवाया था वहां पर मैंने वन लाइनर क्वेश्चन लिया था। लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रॉड सोचने की क्षमता आपको ज्यादा डेवलप करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस बार जब पेपर आया था आपका पीसीएस में उसमें क्या हुआ था, उसमें तीन चार स्टेटमेंट में मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे 90% क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज ही आए थे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस बार आप जो प्रैक्टिस करें मेरे साथ वो क्या करें, स्टेटमेंट वाइज ही करें, ताकि जो आपका जो मतलब वहां पर जो पेपर आप जब दें तो वहां पर आपको ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी हो गया है। ठीक है, जब अब यहाँ पर प्रैक्टिस होगा तो वहां पर वो क्वेश्चन लेंदी नहीं लगेगा। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। सिर्फ जो आपका पहला टॉपिक होगा वक्त संशोधन अधिनियम, ये सिर्फ हिंदी में बन गया था इसीलिए मैंने रख दिया। वैसे जो भी इसमें इंग्लिश होगा मैं टर्म बता ही दूंगा, लेकिन इसके बाद की जो टॉपिक होंगे सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। ठीक है, तो बाइलिंगुअल ये चलेगा। जो लोग को हमारे साथ इस मैगजीन का प्रैक्टिस करना है तो वो सब इस चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं इस मैगजीन को पूरी तरह से एमसीक्यू के फॉर्म में ही करवाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें याद हो सके। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन पढ़िए और यहाँ पर देखिए कहा क्या है। इसी प्रकार से इस बार पीसीएस में क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट वाइज में। कह रहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। दूसरा कह रहा है यह विधेयक केवल लोकसभा में पारित किया गया था, राज्यसभा में नहीं। तीसरा करें इसे उम्मीद विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ तीनों में आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर तीनों में कौन सा सही है तो आपको बता ही दिए होंगे। पहला वाला सही है, दूसरा तीसरा वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको याद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो ये वाला डेट दिया है 5 अप्रैल 2025 दिया गया है। ये राष्ट्रपति को मंजूरी मिली ना 5 अप्रैल 2025 को। अब ये भी याद रखा करिए कि लोकसभा में ये कब पारित किया गया और राज्यसभा में कब पारित किया गया। तो लोकसभा में ये कब पारित किया गया, अगर लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में ये 2 अप्रैल को पारित किया गया। याद रखेंगे 2 अप्रैल 2025 को पारित किया गया। अब आप पूछेंगे राज्यसभा में भी कब पारित किया गया। तो राज्यसभा में ये कब पारित किया गया, ये 3 अप्रैल 2025 को ये पारित किया गया राज्यसभा में। 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में 2 अप्रैल 2025 को। इसके बाद ये राष्ट्रपति को किसके साथ मंजूरी कब मिल गई, तो ये अभी यहां लिखा गया है 5 अप्रैल 2025 को। ठीक है, 5 अप्रैल 2025 को यहां पर राष्ट्रपति जी की इसकी मंजूरी मिल गई। तो ये 2, 3 और 5 ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन तीनों डेट को आपको याद करना होगा। 2 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, बराबर 5 हो जाएगा। ऐसे याद कर लीजिए 2 3 5 हो जाएगा। अब देखिए ये तो आपने रख दिया कि डेट क्या है। अब आपसे अगर ये पूछ सकता है कि जो लोकसभा में पारित किया गया था इस वो जो हाँ, लोकसभा में जब पारित किया गया था वो कितने मतों से पारित किया गया था, मतलब वहां पर पक्ष में कितने मत पड़े थे, विपक्ष में कितने मत पड़े थे, ये बताना होगा। क्योंकि ये टॉपिक इतना चर्चा में है, इससे हर इस बार जरूर क्वेश्चन बनेगा। आप कोई भी पेपर देके आइए, सिविल सर्विसेज का या कोई भी पेपर। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनने वाला है। अगर लोकसभा की हम बात करते हैं तो लोकसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े थे, पक्ष में फेवर में कितने वोट पड़े थे, तो 288 वोट पड़े थे। अनफेवर में कितने वोट पड़े थे, 232 वोट पड़े थे। ये याद रख लेंगे कितना, 232 वोट अनफेवर में पड़े थे, मतलब अपोजिशन वाले 232 वोट डाले थे। और ये मतलब जो ये गवर्नमेंट है इस समय, सरकार है एनडीए की गवर्नमेंट, वहां पर कितनी 288 वोट पड़े थे। ये हो गया 288 और 232 का ये फासला था। तो यहां पर क्या करा है,
कि राज्यसभा में, तो राज्यसभा में भी मैं बता देता हूं। राज्यसभा में फेवर में 128 वोट पड़े थे, अनफेवर में कितने वोट पड़े थे? 95 वोट पड़े थे। तो याद रखिएगा 128 और 95 का यहां पर आंकड़ा रख दीजिएगा, और 228 और 232 का आंकड़ा यहां पर रख दीजिएगा। जो मैं बता रहा हूं सब आपके मैगजीन में ही है, मैं कहीं अलग से नहीं बता रहा हूं। सिर्फ उन सब बच्चों के लिए जिनको थ्योरी पढ़ने में करंट अफेयर का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उन सब बच्चों के लिए है, ताकि याद हो सके। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगेगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नीचे इसका प्रिंट पीडीएफ अगर आपको निकलवाना होगा, पीडीएफ नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज आप इस सेशन को शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों में। ठीक है, मैं आपको याद करवा दूंगा। तो ये याद रखिए, और ये उम्मीद बिल के नाम से जाना जाता है। तो पहला और तीसरा आपका सही है। तो यहाँ देखिए, आपको जब आपको ये पीडीएफ मिलेगा तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिया रहेगा नीचे, आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, यहाँ क्या करा है ये भी पढ़िए। ये ऑप्शन में दिखा देता हूँ चारों, और नीचे आंसर होगा। पहले यहाँ पढ़िए, वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करके पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने का प्रयास किया गया। ये कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किया गया। तो ये तो गलती है। भारत में वक्फ बोर्ड लगभग 9.4 लाख संपत्तियों का मालिक है। कह रहे हैं जो भारत है, भारत में जो वक्फ बोर्ड है, इसके पास कितनी भूमि है? तो कह रहे हैं 9.4 लाख वक्फ संपत्तियों का मालिक है ये क्या वक्फ बोर्ड। ठीक है, भारत का। तो कौन सा सही है? तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला भी सही है और पहला वाला भी सही है। ठीक है, ये जो वक्फ अधिनियम किसमें संशोधन करता है? 1995 के जो संशोधन वो अधिनियम था, उसमें संशोधन का ये प्रयास करता है। ठीक है, ताकि पारदर्शिता लाया जा सके, दक्षता को बढ़ाया जा सके, इसीलिए ये वक्फ बोर्ड अधिनियम आया था। ठीक है, तो एक पहला वाला और तीसरा वाला, ये दोनों आपका क्या हुआ? ये दोनों आपका सही हुआ। अब देखिए, जो ये वक्फ बोर्ड हुआ था, वक्फ बोर्ड आया था, यहां पर दो चीजें पास हुई थी। एक आपका जो मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को भी मंजूरी दे दी गई। ठीक है, जो क्या करता है, जो मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करता है। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, एक अधिनियम था। कौन सा अधिनियम था? 1923 का अधिनियम था। वो उसको भी निरस्त कर दिया गया। किसके द्वारा निरस्त कर दिया गया? मुसलमान वक्फ विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी गई। एक तो ये हो गया, और एक ये हो गया वक्फ विधेयक 2025, ये हो गया। तो दो चीजें यहां पर हो गई। ठीक है, जो वक्फ विधेयक 2025 था, जो अब कानून बन चुका है, ये क्या करता है? वक्फ संपत्तियों से रिलेटेड जवाबदेही, पारदर्शिता बढ़ाना था। ठीक है, तो ये वाला आपको याद रखना कि आगे जो आगे आएगा आपको वहां पर दोनों मिल जाएगा। ठीक है, 24 वाला क्या है? जब 24 कहे तो 1923 का जो एक नियम था, 1923 का, उसको हटा के रखा गया मुसलमान विधेयक 2024। ठीक है, और ये 25 वाला, ये 95 वाला जो था, इसको हटा के रखा गया। तो यहाँ पर दोनों ही अभी आपको आपको एक और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कौन सा? यहाँ पर ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए एक और तीन नेक्स्ट कह रहा है। अब देखिए यहाँ का, इस अधिनियम को भाजपा सांसद जगदम्बा पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी कमेटी ने में गठित किया गया, मतलब बताया गया कि इस पर विचार कीजिए। मतलब बहुत पहले ये कमेटी गठित की गई थी, किनकी अध्यक्षता में? ये भाजपा सांसद है जगदम्बिका पाल हैं। इनकी जो ये जगदम्बिका पाल हैं, ये कौन, जो ये सदस्य मतलब कमेटी गठित हुई थी, इसमें मेंबर कितने थे? तो याद रखिएगा, इस जेपीसी कमेटी में कितने मेंबर थे? 31 मेंबर थे। 31 मेंबर में जो आपके 21 मेंबर थे, 21 मेंबर कहां से थे और 10 मेंबर कहां से थे? 21 मेंबर लोकसभा से थे, 10 मेंबर राज्यसभा से थे। और जगदम्बिका पाल जो थे यहाँ पर, ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये याद रख लेंगे। पहला आपका ये क्या हो गया आंसर? तो सही हो गया कि इस अधिनियम को भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में जेपीसी कमेटी में गठित की गई थी। दूसरा क्या है? भारत में वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा शहरी भूस्वामी है। एकदम आपका सही है। अगर देखा जाए, भारत में वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा
भूस्वामी सबसे बड़ा शहरी भूस्वामी कौन सा है? वक्फ बोर्ड। देखिए आप पढ़े होंगे तीसरे नंबर पे आता है। देखिए जब तीसरे नंबर की बात करते हैं तो उसमें रेलवे और जो आपका सेना है वो पहले दूसरे पे आती है। लेकिन अगर यहाँ आप कह रहे हैं पहले नंबर पे सबसे बड़ा, तो अगर शहरी क्षेत्र की भूमि की बात करते हैं, क्या गांव की नहीं, शहरी क्षेत्र की जो भूमि की बात करते हैं, वहां पर भारत का जो वक्फ बोर्ड है ये सबसे बड़ा भूमि इसी के पास है। शहरी क्षेत्र की बात है, ये आपके पेपर वो आपके पेज नंबर आपका 15 में देखेंगे, नीचे दिया गया है। ठीक है, भारत में वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा भूस्वामी है आपके मैगजीन में ही। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या हो गया, ये वाला भी आपका सही हो जाएगा। यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ। हमने कहा अभी क्या कि 228 और 288 और क्या है 232 के मुकाबले ये पास हुआ। मतलब अगर हम देखते थे पोजीशन में, मतलब सरकार में 288 वोट पड़े और अपोजिशन में क्या हुआ 232 वोट पड़े। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो 128 पक्ष में पड़े थे और 95 विपक्ष में पड़े थे, तो ये याद रख लेंगे। 2 3 5, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, ये तीनों डेट याद रखेंगे। 2 लोकसभा में पास हुआ, 3 राज्यसभा में और 5 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई। ये अप्रैल 2025 की बात कर रहा हूं। ठीक है, बस सर्वसम्मत से नहीं पारित हुआ। सर्वसम्मत से कहाँ पारित हुआ? कोई विधेयक आज तक सर्वसम्मत से पारित हुआ है? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब है कई विधेयक हुए हैं सर्वसम्मत से पहले पारित हुए हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम का जो सिनेरियो है वहां पर बहुत कम ही विधेयक हैं जो सर्वसम्मत से पारित हो जाए। तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर आपको सांसदों का वेतन बढ़ाना हुआ, ठीक है, सांसदों की सुरक्षा बढ़ाना हुआ, तो अगर वो विधेयक पास करना हो तो वो सर्वसम्मत से पास हो जाता। उसमें कोई अभी कोई वेतन वेतन बढ़ाने वाला बिल आया था सांसदों का, वो उसमें कोई अपोज नहीं किया, एक भी नेता ने अपोज नहीं किया कि हमारा वेतन रहने दीजिए, हमारे पास संपत्तियां बहुत हैं, कोई किसी ने अपोज नहीं किया। सब कहें हमको वेतन चाहिए। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अब क्या है यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है कि राज्यसभा में यह विधेयक 3 अप्रैल को 12 घंटे की बहस के बाद पारित हुआ। तभी हमने क्या कहा, 2 3 और 5 बताया था। तो 2 3 5, तो राज्यसभा में ये है 3 अप्रैल को 12 घंटे की बहस के बाद ये पारित कर दिया। सही है। इसे लोकसभा में 232 के मुकाबले 288 मतों में से पारित किया गया। सही है। 232 कितना था, ये अपोजिशन वाले में था। ठीक है, और पक्ष में कितना मत था, 288 मत था। तो याद रखिएगा 232 के मुकाबले 228, एक भी एकदम सही है। करें, तुर्की, मिस्र और इराक जैसे देशों में वक्फ संपत्तियां बहुतायत में है। देखिए यहाँ पर जो चाहे तुर्की है चाहे इराक है, मतलब जो हम मुस्लिम कंट्री की बात कर रहे हैं, चाहे तुर्की, लीबिया हुआ, मिस्र हुआ, सूडान हुआ, लेबनान हुआ, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीसिया, यहाँ पर वक्फ संपत्तियां अस्तित्व में ही नहीं है। ठीक है, तो तीसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। ये तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, पहला और दूसरा, ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया है, एक पहला 1 और 2 सही है। ठीक है, तो ये वाला याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अगर अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये सब जो आपका बनाने, हाँ ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। ये सिर्फ पहला वाला जो आपका ये है, इसी इसी को थोड़ा सा आपका हिंदी में बना, नहीं तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, वक्फ संशोधन 2025 को यू उम्मीद एक्ट का नाम दिया गया। अभी हम आगे ही पढ़े थे कि इसको उम्मीद अधिनियम बताया गया। दूसरा क्या है, यह विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। कह रहा है कि यह विधेयक क्या करता है, 1995 में संशोधन करता है। सही एकदम है कि यह विधेयक केवल इस्लामी धार्मिक प्रथाओं को समाप्त करने के लिए लाया गया। नहीं, यह विधेयक किसी भी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए नहीं लाया गया है। ये सरकार के द्वारा इसलिए लाया गया है कि जो गरीब मुसलमान हैं उनको कुछ जमीनें मुहैया कराया जा सके। ठीक है, ताकि क्या हुआ, सभी मुस्लिम वर्ग में भी सभी में समानता आ सके। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सरकार का कथन है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पहला और दूसरा ये वाला आपका दोनों क्या हुआ, ये सही है। ठीक है, तो पहला और दूसरा क्या हुआ, सही है, तीसरा आपका गलत हो गया। तो यहां पर ए वाला ऑप्शन सही हो गया, पहला दूसरा और तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए चौथा चौथा 6 नंबर का क्या करा है, करें वक्फ संपत्ति की बिक्री और अन्य उपयोग की अनुमति इस अधिनियम के तहत दी गई है।
कह रहे हैं जो वक्फ संपत्ति की बिक्री है और अन्य उपयोग की अनुमति इस अधिनियम में दी गई है। दूसरा कह रहे हैं वक्फ संपत्तियों की देखरेख मुतवली द्वारा की जाती है। इस्लामी कानून के अनुसार वक्फ संपत्तियों का स्वामी अल्लाह को हस्तांतरित हो जाता है। तो पहला वाला क्या हुआ है आपका गलत हुआ है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं मुअत्तली द्वारा की जाती है, तो हाँ जो अभी वक्फ बोर्ड चल रहा था उसको क्या वक्फ संपत्तियों की देखरेख किसके द्वारा, मुअत्तली द्वारा की जाती है। इस्लामी कानून के अनुसार वक्फ संपत्तियों का स्वामित्व अल्लाह को हस्तांतरित हो जाता है। तो हाँ इस्लामी कानून के अनुसार बताया जाता है कि जो वक्फ संपत्तियां हैं ये अल्लाह की संपत्तियां हैं और उसकी देखरेख करने के लिए एक दूत रखा गया है जमीन पर, ठीक है। तो ये याद रख लियो, ऐसा इस्लामी कानून में माना जाता है। तो दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए हर एक लाइन का हमने क्वेश्चन बना दिया है, आप एक एक लाइन पढ़ेंगे देखेंगे वहां पर एक एक लाइन का यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है। ये वाला देखिए, ये कह रहे हैं मुसलमान वक्फ विधेयक 2024 को मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त किया गया। देखिए जो ये 2024 का आपका विधेयक था इसको मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 द्वारा निरस्त किया गया, मतलब इसको निरस्त करके ये 24 लाया गया। तो एकदम ये अभी हमने बताया था एकदम सही है। करें 1923 का अधिनियम वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है। करें जो वक्फ संपत्ति ये जो 1923 का अधिनियम था इसमें क्या कहा गया था कि वक्फ संपत्तियों जो होता है उनका पंजीकरण अनिवार्य बनाता था। तो एकदम सही है, ये भी एकदम सही है। दूसरा तीसरा करा 1995 अधिनियम के तहत वक्फ परिषद की स्थापना की गई थी। तो 1995 में क्या किया गया था, इसमें कहा गया था कि जो निर्वाचित सदस्य हैं और इस्लामी विद्वान हैं उनके के साथ जो विवाद समाधान के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था। किसके लिए, ये 1995 में। अब देखिए ट्रिब्यूनल क्यों बनाया गया था, क्योंकि जो भी वक्फ संपत्तियां होंगी उनका अगर कोई विवाद होगा तो वो इसी ट्रिब्यूनल में जाएगा, ना कि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो ठीक, अगर परिषद बोले तो परिषद की स्थापना नहीं है, परिषद की स्थापना इससे पहले भी परिषदें चली थी, ठीक है। लेकिन अगर ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल की शुरुआत की गई थी 1995 से। 1995 का ट्रिब्यूनल यही करता है, कहता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में विवाद नहीं जाएगा, ठीक है। वो सिर्फ जो विद्वान है इस्लामी यही अपना समाधान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा वाला गलत है और पहला दूसरा सही है, ठीक है। पहला दूसरा सही सही पूछ रहा था वो, सॉरी ये पहला और दूसरा, ठीक है। चलते हैं देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन क्या करा, कह रहे हैं केंद्रीय वक्फ परिषद का प्रभारी पद केंद्रीय गृह मंत्री के पास रहेगा। दूसरा कह रहे हैं केंद्रीय वक्फ परिषद के कुछ सदस्य मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला तो आपका एकदम गलत है, ठीक है। ये केंद्रीय गृह मंत्री के पास नहीं, मतलब केंद्र स्तर का जो प्रभारी पद होता है वो केंद्र स्तर का कोई भी मंत्री रह सकता है यहाँ पर, ठीक है, ना कि गृह मंत्री। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह केंद्रीय वक्फ परिषद के कुछ सदस्य का मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है। हाँ, चाहे वो राज्य वक्फ परिषद हो चाहे वो केंद्र, वहां पर कुछ अन्य धर्मों के लोग, अन्य मतलब धर्मों के लोग वहां पर जा सकते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय वक्फ परिषद के कुछ सदस्य का मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है, एकदम सही है। राज्य वक्फ परिषद वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य का अनिवार्य किए गए हैं। हाँ, यहाँ पर जो चाहे केंद्रीय और या राज्य वक्फ बोर्ड हो वहां पर 2 गैर मुस्लिम सदस्य का होना आवश्यक है, ठीक है। ये याद रख लेंगे। अब एक चीज और याद रख लेंगे, मुस्लिम सदस्यों में 2 महिला का होना आवश्यक है। याद रखेंगे मुस्लिम सदस्यों में कितने, 2 महिला का होना आवश्यक है। तो ये तीसरा वाला भी आपका सही हो जाएगा और दूसरा वाला भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बनेगा तो ऑप्शन आपका डी वाला बनेगा, ठीक है। 2 और तीसरा, पहला वाला गलत है, उसमें गृह मंत्री नहीं केंद्र स्तर का कोई भी मंत्री परिषद का प्रभारी रह सकता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या कर रहा है, वक्फ का इतिहास भारत के मुगल साम्राज्य से शुरू हुआ। तो ये आपका गलत है। देखिए जो वक्फ का इतिहास है ये दिल्ली सल्तनत काल में शुरू हुआ। जब क्या हुआ, मुजुद्दीन सैम गौर ने क्या किया था, ये मुल्तान की जो कुछ जमीन थी वहां पर जामा मस्जिद को कई गांव दान में समर्पित कर दिए, वहीं से वक्फ का उदय हुआ, ठीक है। तो ये मुगल साम्राज्य से नहीं, ये दिल्ली सल्तनत से ही शुरू हो गया था। तो वक्फ का इतिहास, तो यहाँ पर पहला वाला आपका क्या है, पहला वाला आपका
गलत है। ठीक है, तो पहला वाला गलत है। वक्फ संपत्तियों संपत्तियों का भारत में सबसे अधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। हाँ देखिए, अगर वक्फ संपत्तियां देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कितनी परसेंट वक्फ संपत्तियां है? लगभग 27% वक्फ संपत्तियां कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद किसका नंबर आता है? इसके बाद आपका वेस्ट बंगाल में आता है। वेस्ट बंगाल में 9% वक्फ संपत्तियां हैं। ठीक है, इसके बाद किसका नंबर आता है? पंजाब का। पंजाब में भी 9% आपका वक्फ संपत्तियां हैं। तो सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। दूसरा कहां है? पश्चिम बंगाल में है। तीसरा पंजाब में है। ठीक है, तो ये यूपी में हो गया, ये पश्चिम बंगाल में हो गया, और ये पंजाब में हो गया। ठीक है, याद रख लेंगे, ये कहां पर? पंजाब में 9%। तो 27 9 9 मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। ठीक है, अब दूसरा कह रहे हैं कि मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम 1913 ने वक्फ को वैधानिक संरक्षण दिया। जो 1913 में है वो जो वक्फ विलेख हैं, जो वक्फ जो विलेख नहीं होते जिससे ये खतौनी कागज ये सब होता है, 1913 का अधिनियम क्या कहा? उसको कानूनी मान्यता दे दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 1913 ने वक्फ को वैधानिक संरक्षण प्रदान किया। तो ये भी आपका सही है और ये भी सही है। दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, तो ए वाला आपका ऑप्शन ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन दो और तीसरा आपका सही हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, वक्फ संशोधन से जितने भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं सब कुछ हम यहाँ पर ला दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1913 का अधिनियम वक्फ विलेखों को वैध घोषित किया है। ठीक है, देखिए हर एक चीज देखिए, दो दो तीन तीन बार वही क्वेश्चन आपको पढ़ रहे हैं, मतलब क्या है, कभी भूलेंगे भी नहीं। 1923 का अधिनियम ने वक्फ संपत्तियों को पंजीकरण को वैकल्पिक बनाया है। देखिए, जो 1923 का जो अधिनियम था वो वक्फ संपत्तियों को पंजीकरण को वैकल्पिक नहीं अनिवार्य बनाया था। तो याद रखिएगा, ये अनिवार्य बनाया था, ना कि वैकल्पिक बनाया था। 1954 का जो अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ परिषद बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो ये याद रखिए, जो अभी हमने वहां पर बताया था कि वक्फ परिषद जो वहां पर 1995 आया था, दूसरा तीसरा कोई क्वेश्चन था, वहां पर देखिए ट्रिब्यूनल बना था। कब बना था? 1995 में। अगर वक्फ परिषद की बात करते हैं तो वक्फ परिषद कब बना था? 1954 में बना था, ये याद रख लेंगे। तो यहां पर कौन कौन से डेट याद रख लेंगे? 1913 याद रख लेंगे, 1923 याद रख लेंगे, और 1954 याद रख लेंगे। कौन कौन से कैसे कैसे क्या याद रख लेंगे? 13 में ये एकदम सही लिखा है, जो यहाँ इनके विलेख होते हैं, जिनके कागज पत्र होते हैं, उनको क्या किया गया? उनको क्या किया गया? कानूनी मान्यता प्रदान, मतलब वैध घोषित कर दिया गया। 13 में ये कर दिया गया। 23 में क्या किया गया? वक्फ संपत्तियों को पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। तो 1923 में क्या किया गया? वक्फ संपत्तियां जो है उनका पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। 54 में क्या किया गया? केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ परिषद बोर्ड की स्थापना किया गया। अब एक डेट और है 1995 में। 1995 में क्या किया गया था? 1995 में एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था, जिसमें यह कहा गया था विवाद क्या वो होगा, वो ना हाई कोर्ट जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वो वहां के जो इस्लामी विद्वान हैं उन्हीं के द्वारा ये सुना जाएगा कोई भी विवाद। ठीक है, तो 1995 में ये हो गया, और 2025 में क्या हो गया ये तो अभी हम बता ही रहे हैं। ठीक है, तो ये इन सब का जो इतिहास है ये याद रख लेंगे। ठीक है, अब ये मुगल काल से ना, ये दिल्ली सल्तनत से ही है। तो आपके ऑप्शन में कुछ भी पूछे आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है? दूसरा वाला गलत होगा, एक और तीन सही हो जाएगा यहाँ पर। तो एक तीन कहाँ पे है? यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में एक तीन है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा पढ़िए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, मैगजीन लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, मैगजीन को याद करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, आप देखिए, आप आंसर पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पढ़िए, फिर आप ऑप्शन बताइए। करें 1995 के अधिनियम ने न्यायाधीशों ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। अभी हम बताते ही आ रहे हैं कि 1995 में क्या किया गया था? ट्रिब्यूनल की स्थापना किया गया था। 1995 के अधिनियम के अनुसार वक्फ बोर्ड में निर्वाचित सदस्य इस्लामी विद्वान थे। तो वही अभी हम बता रहे हैं, जो वक्फ बोर्ड के सदस्य थे वो क्या थे? निर्वाचित सदस्य थे और इस्लामी विद्वान थे। 1995 अधिनियमों वक्फ विलेखों को अवैध घोषित किया था। तो ये गलत है, पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
अवैध नहीं घोषित किया था, कि वैध ही था। तो एक और दो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 12 नंबर, केंद्रीय वक्फ परिषद का अध्यक्ष पदेन रूप से केंद्रीय मंत्री होता है। तो केंद्रीय वक्फ परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? पदेन रूप से केंद्रीय मंत्री। अभी हमने बताया वहां गृह मंत्री लिखा था, वो ये केंद्रीय मंत्री होता है। परिषद के सभी सदस्य का मुस्लिम होना अनिवार्य है, ये नहीं है। परिषद के सभी सदस्य का मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है, कुछ अन्य मतलब गैर मुस्लिम भी यहाँ पर हो सकते हैं। अब मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों और मुस्लिम कानून के विद्वानों को मुस्लिम होना अनिवार्य है। मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों और मुस्लिम कानूनों के विद्वान का मुस्लिम होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर कौन सा आपका ये सही है? तो यहाँ पर एक और तीसरा सही है, मतलब जो मुस्लिम वर्ग से आए उनका विद्वान होना अनिवार्य, ये नहीं कोई भी चला रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गैर मुस्लिम भी आएंगे, ठीक है। तो एक और तीन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है। ने देखते हैं यहाँ क्या करा है, कह रहे हैं कि संशोधित अधिनियम के अनुसार राज्य वक्फ बोर्ड दो गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य करता है। तो जो संशोधन नियम अधिनियम है राज्य वक्फ बोर्ड में, वो दो गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य करता है। हाँ, चाहे केंद्र वक्फ बोर्ड हो चाहे राज्य वक्फ बोर्ड हो, दो गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य है। तो ये पहला वाला सही है। दूसरा करें कि अब मुस्लिम सदस्यों में कम से कम दो महिलाएं का होना अनिवार्य है। तो ये भी सही है आपका, कम से कम दो महिलाओं का होना आवश्यक है। राज्य सरकार केवल मुस्लिम पृष्ठभूमि के सदस्यों को नामित कर सकती है। तो ये गलत है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, जो दो गैर मुस्लिम अनिवार्य है और दो महिलाएं भी अनिवार्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं राज्य सरकारें किसी भी पृष्ठभूमि से व्यक्ति को वक्फ बोर्ड में नामित कर सकती हैं। तो राज्य सरकारें किसी भी पृष्ठभूमि से व्यक्ति को वो वक्फ बोर्ड में नामित कर सकती है, या अनिवार्य की प्रत्येक सदस्य मुस्लिम होती है। तो गलत हो गया आपका। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं संशोधित अधिनियम ने वक्फ बोर्ड की संरचना में समावेशिता को बढ़ाई है। तो सही है, एक और तीन आपका यहाँ पर क्या हो गया, सही हो जाएगा। तो एक और तीन कहाँ होगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये देखिए ये क्या करा है, ये वाला क्वेश्चन 15 वाला नंबर का क्वेश्चन देखते करें। नए वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ न्यायाधिकरण का अध्यक्ष जिला न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। तो ये जो ट्रिब्यूनल है, इसके जो अब अध्यक्ष होंगे वो जिला न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। तो ये एकदम सही है, ठीक है। नए अधिनियम में मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ को न्यायाधिकरण से हटा दिया गया है। तो जो ये पहले क्या होता था, कोई भी विवाद होता था, उसको जो मुस्लिम कानून का मुस्लिम वो विद्वान था, वो वही सुनता था, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब उनको हटा दिया गया है। अब उसकी सुनवाई कौन करेगा? जिला न्यायालय के न्यायाधीश। तो एकदम सही है। न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अब उच्चतम न्यायालय में अपील की सुनवाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ नहीं हो सकती है, ठीक है, तो नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला गलत है। अब देखिए, जो न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के आदेशों के विरुद्ध अब उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी वाला ये एक दो, पहला वाला आपका सही हो जाएगा, पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। तीसरा वाला गलत होगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में अपील की सुनवाई जाएगी। अब ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ उच्च अनुमति नहीं है, ठीक है। नहीं, न न यहाँ हो गया है, ही यहाँ हो गया है, ठीक है। हाँ, दो बार हो गया है, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाता है। यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ कर 1 लाख से अधिक वार्षिक आय की वक्फ संपत्तियों को ऑडिट केवल निजी एजेंसी द्वारा किया जाएगा। सही बताना है यहाँ पर। दूसरा कार्य, कलेक्टर वक्फ संपत्ति के स्वामित्व विवादों का समाधान करेगा और राजस्व अभिलेखों को अपडेट करेगा। ये वाला आपका सही हो गया। ये निजी एजेंसी द्वारा किया जाएगा, तो ये तो गलत है। निजी एजेंसी द्वारा नहीं, ये कैग के जो वो होंगे उन्हीं के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल की स्थापना की जाएगी। तो हाँ, वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल पोर्टल की स्थापना किया जाएगा, ये याद रखिएगा। नए प्रावधान के अनुसार वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 वर्ष तक इस्लाम धर्म का पालन आवश्यक है। हाँ, जैसे कोई होता है कि वक्फ संपत्ति अपनी संपत्तियां दान में दे दिया और वो एक ही 2 साल से क्या हुआ, मुस्लिम है, तो ये गलत है। वो कम से कम 5 साल से मुस्लिम होना चाहिए, तब वो वक्फ संपत्ति अपनी दान दे सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि किसी को मतलब अब किसी का मूड खराब हुआ कि हम अब अपनी संपत्ति है सब वक्फ को दे देंगे, और वो क्या है, वो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, कुछ भी है,
अब याद रखिएगा। तो यहाँ क्या होगा, वहां पर क्या होगा, अगर वो 5 साल से मुस्लिम नहीं है तो वो वक्फ संपत्तियों को दान में नहीं दे सकता है, ठीक है, कोई भी कास्ट को, वो धर्म का हो, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, यहाँ पर 5 वर्ष तक अनुमति है दे, तो 2 3 4 यहाँ पर आपका डी वाला आपका सही है, ठीक है। पहला वाला आपका गलत है, निजी कंपनी नहीं, ये कैगो, ये सब जो कैग से होते हैं ये सब ऑडिट करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ करें। अब देखिए दूसरा आपका, पहला वाला तो जो वक्फ से संशोधन से बिल से लगभग 15-17 क्वेश्चन हमने करवाया है, आपका लगभग इसमें सब कुछ क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अब यहाँ करें दूसरा जो चैप्टर वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक, ठीक है, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में है। यहाँ करें वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में 170 देशों में 36वें स्थान पर है, ठीक है। तो जो आपका भारत है, ये कह रहे हैं भारत 36वें स्थान पर है वैश्विक तत्परता सूचकांक में, ठीक है। तो ये बताना है, ठीक है, मतलब इंडिया रैंक 36 आउट ऑफ 170 कंट्रीज द ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है। तो ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कितने हैं, ये है आपका 100, मतलब 36वें स्थान पर है 170 कंट्री में। अब दूसरा करें, वर्ष 2022 में भारत की रैंक 42वीं थी, करें भारत की रैंक 42वीं थी, तो ये आपका गलत है। भारत की रैंक वर्ष 2022 में कितनी थी, भारत की रैंक वर्ष 2022 में 38वीं रैंक थी। यह सूचकांक आईसीटी अनुसंधान एवं विकास और औद्योगिक क्षमता और वित्तीय पहुंच के आधार पर तैयार किया जाता है। तो यहाँ देखिए, दिस इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन आईसीटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एंड एक्सेस टू फाइनेंस, इस पर तैयार किया जाता है। तो एकदम आपका सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सी वाला आंसर सही हो जाएगा, 1 और 3। दूसरा जो कथन था, 2022 में भारत की रैंक 38वीं थी, ना कि 42वीं, वहां 42वीं रखे थे ना, 42वीं नहीं थी, 2022 में भारत की रैंक 38वीं थी, ये याद रख लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये देखिए डी वाला, अब ये पढ़िए, भारत आईसीटी तत्परता में शीर्ष 50 देशों में शामिल है। कह रहे हैं भारत आईसीटी तत्परता के मामले में भारत शीर्ष 50 देशों में शामिल है, तो ये गलत है। इंडिया एमंग टॉप 50 कंट्रीज आईसीटी रेडीनेस, तो ये गलत है आपका। टॉप किस में ने, भारत 99वें स्थान पे है, तो टॉप 50 में कहाँ आ जाएगा, 99वें स्थान पर है। यह वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक अंकटाड द्वारा जारी किया गया है। ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिलीज्ड बाय अंकटाड, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है, अंकटाड द्वारा अप्रैल 2025 में जारी किया गया है। तो ये भी सही है। भारत एआई और नैनो प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, तो ये भी सही है। तो पहला वाला आपका गलत है, दूसरा वाला सही है और तीसरा वाला सही है। तो दूसरा तीसरा बी वाला आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जल्दी थोड़ा सा जल्दी, ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि आप सबको पढ़ना भी है, याद भी करना है, ठीक है। देखिए अब डी तक आपको समझ में, ठीक। अब एक बार पढ़िए, फिर आप इसको खुद से करिए, ठीक है। सोचिए कि हम पेपर में बैठे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम करेंगे क्या। अब इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, मानव पूंजी मामले में भारत का स्थान 113वां है। करें मानव पूंजी मामले में इंडिया रैंक्ड 113 ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, जो कौशल विकास की चुनौतियों को दर्शाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा रैंक 113वां है तो इसका मतलब हमारे यहाँ स्किल्स की कमी है। तो अगर स्किल्स की हमारी कमी होती है, कमी ना होती तो हमारा रैंक 113वां थोड़ी होती, हमारी रैंक टॉप 100 में ही, मतलब टॉप 50 में होता, टॉप 20 में होता। तो हमारे यहाँ स्किल्स की कमी है, इसीलिए हमारा रैंक 113वां है, तो ये एकदम सही है, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्टिंग चैलेंजेस इन स्किल डेवलपमेंट, हमारे यहाँ कमी है। अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कह रहे हैं, इंडिया रैंक 3rd, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम किस स्थान पे आते हैं, तीसरे स्थान पे आ रहे हैं। तो ये क्या सही है कि गलत है कि रिसर्च और डेवलपमेंट में हम तीसरे, तो हाँ सही है। भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है, और हम कौन से स्थान पर हैं, तीसरे स्थान पे हैं। इसको पढ़ने के बाद अगर आप ये मैगजीन देखेंगे, आपको एकदम पूरा हर एक चीज, एक एक लाइन समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ करें भारत की औद्योगिक क्षमता वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर है। इंडिया रैंक 5th ग्लोबली इन इंडस्ट्रियल कैपेसिटी,
तो जो औद्योगिक क्षमता है, क्या हम 5वें स्थान पर हैं? तो याद रखिए, जो हमारी औद्योगिक क्षमता है, हम 10वें स्थान पर है, ना कि 5वें स्थान पर है। तो याद रख लेंगे हम 10th स्थान पे हैं। अब हमारा आंसर क्या कहता है? हमारा आंसर यही कहता है कि भारत औद्योगिक क्षमता में हम 10वें स्थान पर हैं। तो याद रख लेंगे, ये कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2 सही हो जाएगा। देखिए, इतना मेहनत करके आप सबके लिए बनाया जाता है। आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज आप सब सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करिए चैनल को, ठीक है, ताकि और भी बच्चों को पता चल सके, जो बच्चे मतलब रिमोट एरिया में बैठे हैं, जिनको मैगजीन नहीं मिल पा रही, या ये नहीं कि किस प्रकार से पढ़ना है, तो वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके पास भी पहुंच जाए। इसमें मतलब आप अगर शेयर करेंगे तो ईश्वर आपको भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये याद रख लेंगे। भारत वित्त तक पहुंच के मामले में 17वें स्थान। देखिए, करें भारत, इंडिया रैंक टर्म ऑफ एक्सेस ऑफ टू फाइनेंस। तो याद रखिएगा, एक्सेस टू फाइनेंस के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? कह रहे हैं 70 रैंक आती है भारत की, ठीक है, ये है। दूसरा कह रहे हैं मतलब वित्त तक पहुंच के मामले में भारत की कौन सी है? 17वें स्थान पर है, जो क्या दर्शाता है? वित्तीय बुनियादी ढांचे में वृद्धि की संभावना दर्शाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये एकदम आपका सही कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या आपका स्टेटमेंट कर रहा है? दूसरा कह रहा है भारत में लगभग 13 मिलियन डेवलपर हैं, जो गिट हब पर दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। भारत में कह रहे हैं 13 मिलियन डेवलपर हैं, जो गिट हब में किसने किसने किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। तो ये गलत है। देखिए, हम दूसरे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर कौन है? यूएसए है। दूसरे स्थान पर कौन से हैं? हम हैं। तो भारत गिटहब के मामले में दूसरे स्थान पे है, ना कि तीसरे स्थान पर है। हम सेकंड स्थान पर है, ये रखते हैं, ठीक है, गिटहब के मामले में। तो कह रहे हैं भारत एआई से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान और डेवलप समुदाय पर मजबूत होता जा रहा है। तो सही है। तो दूसरा आपका गलत है। तो यहाँ पर 1 और 3 आपका सही है, दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि भारत ने भूटान, मोरक्को और मालदोवा जैसे देशों के साथ मानव पूंजी में प्रगति की है। तो ये भारत अब किस में आ रहा है? भूटान, मोरक्को, मालदोवा, तिमोर लिस्ते के साथ मानव पूंजी में प्रगति की है। भारत एआई में निजी निवेश के मामले में विश्व में 5वें स्थान पर। कह रहे हैं भारत जो एआई में निजी निवेश के मामले में विश्व में 5वें स्थान पर है। नहीं, हम एआई के निवेश में विश्व में 10वें स्थान पर हैं। और हम 10वें स्थान पर कौन थे? औद्योगिक क्षमता के आधार पर, ठीक है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी के आधार पर हम 10वें स्थान पे थे, ठीक है। तो ये भी 10वें स्थान पर है। एआई निजी निवेश के मामले पे, प्राइवेट इन एआई इन्वेस्टमेंट, हम 10वें स्थान पर, वहां भी। रिपोर्ट के अनुसार एआई रोजगार खत्म कर देगा, लेकिन नए अवसर भी पैदा करेगा। हाँ, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि एआई कई रोजगार को खत्म कर देगा, तो ये तो सही है। लेकिन बहुत से क्या होता है, आपका एआई अवसर भी पैदा करता है। तो ये जो आपका, जो अभी आप ये पीडीएफ देख रहे हैं, ये एआई से ही जनरेट किया गया है, चैट जीपीटी से ही जनरेट किया गया है हर चीज को, ठीक है। यहाँ पर आप सबके लिए मैं इतना करता हूं कि मतलब देखिए, एआई से जनरेट करने का ये होता है, जो आपकी गलतियां होती है, ह्यूमन अगर करेगा तो वो करेगा तो क्या होगा? गलती होने की ज्यादा चांस रहेगा। लेकिन जब एआई जनरेट करेगा, चैट जीपीटी जनरेट करेगा, तो उसमें गलती होने की संभावना नाम मात्र की रह जाती है, क्योंकि उसका यही काम है, ये गलतियों मतलब जो चीजें हैं सही सही देना। तो ये याद रखिए, ये सब जो आपको बनाया जाता है, ये सब एआई से ही बनाया जाता है, ठीक है, हर एक चीजें। अब यहाँ पर देखते हैं, ये होगा। तो ये नए अवसर भी पैदा करता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा। तो पहला तीसरा कहीं है, तो पहला तीसरा ये देखिए, एआई निजी निवेश के मामले में भारत 10वें स्थान पर है, ठीक है। अगर आप चेक भी कर सकते हैं कोई भी चीज, ये चैट जीपीटी गलत नहीं बताता है, आप एक बार मैगजीन भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको चाहता तो कि मैन पावर भी लगा सकता था, क्योंकि यहाँ पर हमको 1900 रुपये महीने का यही देना पड़ता है चैट जीपीटी का। तो हमको लगभग 2-3 हज़ार में तो किसी से बनवा सकता था, लेकिन क्या सकता, उसमें गलती होने का चांस रहता है, ठीक है। और इंग्लिश हिंदी में हर चीज लिखना, वो थोड़ा सा उस चीज के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है, जिससे भी बनवाता। इसीलिए हमने ये किया है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है। देखिए, अभी आपने कई इंटरव्यू में देखा होगा, कई स्टूडेंट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी के थ्रू से ही आईएएस निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा चैट जीपीटी के थ्रू से आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, क्योंकि चैट जीपीटी के बारे में हमको पूरी तरह से नॉलेज है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने मार्च 2025 में भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की। यहाँ पर देखिए, करें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने मार्च 2025 में भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की। तो ये एकदम सही है। इनकी यात्रा कब से कब चली थी? इनकी यात्रा 16 से 20 मार्च 2025 को चली थी। याद रखेंगे, 16 से 20 मार्च 2025 को चली थी। एकदम सही है। यहाँ क्या है, रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण के वो मुख्य वक्ता थे। तो इसी समय रायसीना डायलॉग भी चला था। जो रायसीना डायलॉग कब चला था? 17 से 19। अब देखिए, 16 से 20 मार्च को ये आए थे, और 17 से 19 जो मार्च है, ये 2025, यहाँ पर क्या हुआ था, इनकी वो रायसीना डायलॉग चला था। ठीक है, तो रायसीना जो डायलॉग चला था, ये इस समय चला था 17 से 19, और 16 से 20 तक ये भारत में थे। तो ये याद रखिए, इसीलिए मुख्य वक्ता के रूप में इनको बना दिया गया। ठीक है जी, ये दूसरा भी है। तीसरा करें, भारत न्यूजीलैंड कृषि सहयोग पर कोई दस्तावेज हस्ताक्षर नहीं किए। तो नहीं, भारत ने कृषि सहयोग, बहुत से ऐसे सहयोग थे जो भारत ने इसके साथ, मतलब ये न्यूजीलैंड के साथ किया। तो आप कह सकते हैं क्या सर, इससे क्वेश्चन बन सकता है? हाँ, पिछली बार अभी हमने जो पेपर आया था आपका यूपी पीसीएस प्री का, उसमें ये सहयोग से किसी कंट्री पर, देखिए इंडोनेशिया शायद पूछा था वहां पर। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था। तो ये सब याद रख लेंगे, कौन कहाँ से किससे सहयोग हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? एक दो सही होगा आपका। एक दो, देखिए कृषि मंत्रालयों के बीच भी समझौते हुए हैं। तो ये कहाँ एक दो कहीं है? एक यहाँ, एक दो बी वाले में है। ठीक है, एक और दो आपका सही है, तीसरा गलत है। अब देखिए, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों देश में डिजिटल भुगतान पर सहयोग पर चर्चा हुई थी। कहां पर डिजिटल भुगतान पर सहयोग पर चर्चा हुई थी? भारत न्यूजीलैंड रक्षा सहयोग से सैन्य अभ्यासों और नौसैनिक यात्राओं में वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, रक्षा सहयोग में भी आप यहाँ पर समझौता हुआ था। यहाँ तीसरा का, दोनों देश ने संयुक्त वक्तव्य पर सहमति, दोनों देशों ने संयुक्त वक्तव्य पर सहमति नहीं जताई थी। तो ये तो गलत है। दोनों देशों ने मतलब ज्वाइंट एग्रीमेंट स्टेटमेंट जारी किया था। तो याद रखिए, देखिए बहुत से देश होते हैं ना, जब ये हो जाता है उनके बीच कुछ साइन हो जाए, तो ज्वाइंट स्टेटमेंट एक दिया जाता है लास्ट में। ये याद रख लेंगे। ठीक है, आप सोचेंगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी भी किसी देश के साथ अगर सहयोग समझौता होता है, तो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया जाता है। ताकि ज्वाइंट स्टेटमेंट मीडिया में इसलिए दिया जाता है, ताकि बाहर लोगों तक वो बातें पहुंच सके कि हाँ हाँ, ये दोनों देश सहमति हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं जताई गई थी। तो ये गलत है, ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया था, दोनों एग्री भी थे ज्वाइंट स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा ओनली वन और टू आपका सही हो जाएगा, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत से मामलों में यहाँ समझौता हुआ, भी आगे सब बताएंगे। यहाँ पर देखिए, भारत न्यूजीलैंड ने एयर सर्विस समझौते को आदतन किया और प्रत्यक्ष उड़ानों की योजना बनाई है। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष योजनाओं की योजना बनाई थी, एकदम सही है। दूसरा करें, दोनों देशों ने सीमा शुल्क के बीच एयू IMRA समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जो एयू IMRO के हस्ताक्षर पर भी समझौता किया है। ठीक है, मतलब जो आपका होता है ये क्या, अधिकृत आर्थिक परिचालन प्रशासनिक मान्यता समझौता डी, इस पर भी समझौता किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार $5 अरब के पास पहुंच गया। करें, जो भारत और न्यूजीलैंड का द्विपक्षीय व्यापार है, ये कितना पहुंच गया? $5 अरब के पार पहुंच गया। तो ये गलत है, $1.7 अरब के पार पहुंच गया है। ठीक है, $1 के पास पहुंच गया है, ये याद रख लेंगे। तो ये तीसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा वाला आपका गलत हो जाएगा, आपका 1.7 अरब हो जाएगा। सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर देखते हैं, न्यूजीलैंड ने भारत की इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव में शामिल होने की इच्छा जताई है। दोनों देशों ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद NMHC के सहयोग पर चर्चा की है। न्यूजीलैंड ने IPOI का विरोध किया और समुद्री सहयोग से दूर रहने का निर्णय किया है। ये गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो दोनों ही याद रख लेंगे। यहाँ पर इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में शामिल होने की इच्छा जताई थी, दोनों ही सही है। तो यहाँ पर एक दो सही है, एक और दो दोनों ही सही है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, करें, न्यूजीलैंड ने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा प्रबंधन CDRI का हिस्सा बना। ठीक है, तो न्यूजीलैंड आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा CDRI का हिस्सा बना।
भू न्यू- भूकंप न्यूनीकरण पर समझौते की दिशा में कोई चर्चा नहीं हुई है, तो ये चर्चा हुई है। भूकंप पर भी चर्चा हुई है। न्यूजीलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अपनी साझेदारी को बढ़ावा देने की बात कही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दोनों सही है। कौन? एक और तीन आपका सही। भूकंप न्यूनीकरण में प्रगति हुई है, ये याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा आपका सही हो जाएगा? एक और तीन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए देखिए, भारत और न्यूजीलैंड ने मिलकर, दोनों देशों ने क्या किया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मेंबरशिप में, यूएन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की जो अस्थायी सदस्यता है उसका समर्थन किया है। न्यूजीलैंड ने पेशेवरों और कुशल श्रमिकों के लिए नई गतिशील व्यवस्थाओं पर चर्चा की है, एकदम सही है। देखिए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संबंध 2000 में शुरू हुए थे। देखिए, गलत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो खेल इतिहास है, वो खेल का इतिहास 1926 से शुरू हुआ था। अब 1926 में क्या हुआ था? भारत की हॉकी टीम और न्यूजीलैंड की हॉकी भारतीय हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था 1926 में पहली बार, ठीक है। तो याद रखिएगा, तभी से क्या हुआ है, खेल क्या हुआ है, खेल शुरू हुआ, मतलब खेल का संबंध भारत और न्यूजीलैंड के बीच। अब तो ये क्रिकेट भी बहुत ज्यादा दोनों के बीच है ना, ठीक है। तो लेकिन शुरुआत दो 1926 से हुआ है, ये याद रख लेंगे। तो यहाँ पर तीसरा वाला आपका गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा कहाँ पे है? सी वाले आंसर में है, ठीक है। तो यहाँ पर सी वाला आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए, खेल संबंध 1926 में शुरू हुआ था। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या करा है, कर रायसीना डायलॉग भारत का प्रमुख भू राजनीतिक और भू आर्थिक सम्मेलन है। अब रायसीना डायलॉग के बीच में बात कर रहे हैं, तो ये सही है। रायसीना डायलॉग भारत का प्रमुख भू राजनीतिक और भू आर्थिक सम्मेलन है, ये याद रखें। 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन मुंबई में हुआ। अब क्या 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन मुंबई में हुआ? नहीं, ये हमेशा दिल्ली में होता है, नई दिल्ली में, याद रख लेंगे। कहाँ पर? नई दिल्ली में ही होता है। चलते हैं या याद है। अब ये कौन सा है? 10वां रायसीना डायलॉग था। कब से कब हुआ था? 17 से 19 मार्च के बीच में ये हुआ था, 2025, ठीक है। 17 से 19 मार्च 2025। क्रिस्टोफर लक्सन इसके मुख्य अतिथि थे, ठीक है, ये याद रख लेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 2025 के डायलॉग के मुख्य अतिथि थे, एकदम सही है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा? एक और तीन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। तो एक और तीन आपका सही हो जाएगा। ये 10वां रायसीना डायलॉग था, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, ये प्रतिवर्ष होता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ का रायसीना डायलॉग की थीम था काल चक्र जन शांति, काल चक्र पीपुल पीस एंड प्लेनेट, ठीक है। तो काल चक्र पीपुल पीस प्लेनेट, ट्रिपल पी, ठीक है। पीपीपी मॉडल, ये प्राइवेट पर भी ये मॉडल में समझिएगा, पीपीपी है। काल चक्र पीपुल पीस प्लेनेट ये है। डायलॉग में 125 देशों के 2500 से अधिक प्रतिभागियों ने, वो 3500 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये याद रखिएगा, 125 देशों के 3500 से अधिक पार्टिसिपेट, मतलब प्रतिभागियों ने इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया। अब देखिए, इसका आयोजन हर वर्ष एक बार, हर 2 वर्ष में एक बार किया जाता है, नहीं, इसका आयोजन हर साल किया जाता है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, प्रति वर्ष किया जाता है और नई दिल्ली में किया जाता है। इस बार का 10वां था, ये याद रख लेंगे। तो इसका तीन वाला काट के और समझ जाइएगा कौन सही है। तो यहाँ पर देखिए, यह उसका प्रतिवर्ष किया जाता है, तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं, इसका पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले लीजिएगा टेलीग्राम पे, अगर जरूरत होगी तो। और नहीं जरूरत होगी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, करें हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षित व्यापार माध्यम बनाना चाहता है। भारत हिंद महासागर में शांति सुरक्षा सुरक्षित व्यापार माध्यम बनाना चाहता है, सही है। क्वाड नेताओं ने हिंद प्रशांत में जापान की आक्रामक नीतियों पर चिंता जताई। देखिए, क्वाड में ही जापान है, तो जापान क्यों? ये चीन की आक्रामक नीति है, ठीक है, चीन की भारत ने डेटा प्रवाह, एआई और डिजिटल विनिमय मुद्दे पर सतर्कता जताई। इंडिया एक्सप्रेस कॉशन ओवर डाटा फ्लो, एआई डेवलपमेंट एंड डिजिटल रेगुलेशन एंड ट्रेड वार, ठीक है। तो ये आपका पहला और तीसरा सही हो जाएगा, सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दूसरा वाला क्योंकि क्वाड में ही चीन है, क्वाड में जापान है, जापान क्यों आक्रामक नीति अपनाए। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या करें, करें
फिलीपींस चाहता है भारत एस क्वाड गठबंधन में शामिल हो। कह रहे हैं अगर फिलीपींस ये चाहता है कि भारत एस क्वाड में शामिल हो। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर एस स्क्वाड में कितने कंट्री हैं। जो एस स्क्वाड में कंट्रियां हैं, यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रियां हैं? भारत तो नहीं है, यूएसए है, ये याद रख लेंगे। कौन है? जापान है, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका फिलीपींस है, ठीक है। यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ये चार कंट्रियां हैं यस स्क्वाड में, ठीक है। किस स्क्वाड में? यस स्क्वाड में ये चार कंट्रियां हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, फिलीपींस चाहता है कि भारत ये स्क्वाड गठबंधन में शामिल हो, तो हाँ एकदम सही चाहता है। फिलीपींस यही चाहता है कि भारत एस स्क्वाड गठबंधन में शामिल हो। रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2018 में हुई थी। कह रहे हैं जो रायसीना डायलॉग की शुरुआत है ये 2018 में हुई थी, तो ये गलत है। रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 से हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी। डायलॉग का आयोजन ओआरएफ और विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। देखिए एकदम सही है। ओआरएफ क्या होता है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो एक और तीन यहाँ पर क्या हुआ? आपका सही हुआ। तो एक और तीन आपका, ओनली वन और थ्री आपका सही हो जाएगा। कि रायसीना जो डायलॉग का मतलब, जो एक और ये रायसीना डायलॉग का आयोजन किसके दिया? ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा और विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। और ये स्क्वाड गठबंधन में फिलीपींस चाहता है कि भारत भी शामिल हो जाए। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या करा है। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में स्थापित किया जा रहा है। अब देखिए ये ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट क्या है। जैसे बहुत से आप देखते होंगे, बहुत से सारे ऐसे कचड़े होते हैं जिनको, जो ग्रीन वेस्ट के रूप में होते हैं, जैसे सब्जियां, फल, इनके छिलके और या लकड़ी के, बहुत से सारे ऐसे चीजें होती हैं जो ग्रीन वेस्ट के रूप में होते हैं। अब कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो ये ग्रीन वेस्ट है, ये मतलब ये ग्रीन वेस्ट है, इनको फिर एक बार उसको मशीनों में डालकर एक जैसे कोयला होता उसी तरीके से एक मतलब पट्टी बनाना, ठीक है, या एक टुकड़ा बना देना, ठीक है, ग्रीन वेस्ट के रूप में। या जो आपका ये पेड़ों की डालियां होती हैं, ये सब होता है, उनको उसमें डाल दिया जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है? भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में स्थापित किया जा रहा है, तो एकदम सही है। भारत को जो पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ है? इंदौर में स्थापित किया है, एकदम सही है। यह परियोजना केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। तो यह परियोजना किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित होती। अच्छा, ये क्या कर रहे हो कि यह परियोजना केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त, ये गलत है, ठीक है। क्यों क्यों गलत है? क्योंकि यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है, पीपी मॉडल पर आधारित है। सॉरी, यहाँ पर याद रखेंगे ये पीपी मॉडल पर आधारित है या पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर आधारित। तो यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा कैसे वित्त पोषित हो सकता है? तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक। यहाँ क्या करा? यहाँ क्या करा? कराई यह प्लांट इंदौर नगर निगम के को प्रति टन 30,000 की रॉयल्टी देगा, तो ये एकदम सही है। इंदौर नगर निगम को प्रति टन 30,000 की रॉयल्टी देगा। निजी भागीदार एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है। यह प्लांट केवल जैविक खाद्य उत्पादन पर केंद्रित है। तो क्या यह प्लांट केवल जैविक खाद्य उत्पादन पर केंद्रित है? तो एकदम सही है, ठीक है। सॉरी, ये गलत है, ठीक। तो ये क्या है? ये गलत है। तो ये प्लांट जैविक खाद पर ही केंद्रित नहीं है, तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा आपका सही है और ये आपका तीसरा गलत है, ठीक। सिर्फ खाद ही नहीं होगा, इसमें बहुत सी चीजें होंगी, ठीक है। यह प्लांट कोयले के विकल्प के रूप में लकड़ी के प्लेट्स का उत्पादन करेगा, ठीक है। तो देखिए हम अभी कह रहे थे ये जैविक खाद नहीं, ये जैसे कोयला होता है ना, ऐसे ऐसे मतलब छोटा छोटा ऐसे कोयला होता है, उसी तरह ये लकड़ी के प्लेट्स बनाएगा। जैसे जो छिलका उलका जो डाल देते हैं वेस्ट के रूप में, उनको क्या कर एक ठोस में कन्वर्ट करके एक लकड़ी के टाइप का सब कुछ बना देगा, ठीक है, ताकि उसको जलाया जा सके। यह प्लांट बिजली हब्सी इंदौर 5500 वर्ग फुट में बनाया गया है। तो बिचौली हब्सी इंदौर में 5500 वर्ग फीट में बनाया गया है, तो ये भी सही है।
अब ये भी सही है। दूसरा का इंदौर प्रतिदिन 70 टन ग्रीन वेस्ट उत्पन्न करता है, तो ये गलत है। प्रतिदिन 30 टन, लेकिन ये ठंडियों में 70 हो ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ देखिए लिखा गया है सामान्यतः 30 टन ही उत्पन्न करता है, लेकिन शरद ऋतु में क्या होता है 70 टन तक यह हो जाता है, ठीक है। 70 टन तक उत्पादन हो जाता है, मतलब ठंडियों में ज्यादा ग्रीन वेस्ट का उत्पादन होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ठंडियों में सब्जियां क्या होती है बड़े पैमाने पर मिलती हैं, ठीक है। और उनमें ज्यादा या बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब जैसे पेड़ पौधे हुए ज्यादा आपको खिले मिलेंगे, उनकी जो शाखाएं होती हैं ज्यादा रहती हैं, ठीक है। तो वैसे ही याद करिए। यहाँ पर एक और दो पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं उनसे ये बना है। अब देखिए यहाँ प्लांट में लकड़ी के कचरे को सुखाने के लिए 3-4 महीने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 3 से 4 महीने की जो है प्रक्रिया, जो हरे कचरा होगा उनसे 3-4 महीने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सुखाने की प्रक्रिया कचरे की नमी 90% तक घट जाएगी, ताकि जो नमी है कचड़े वो मतलब पेड़ पौधे की वो क्या होगा लकड़ी की वो घट जाए 90% तक। यह प्लांट कृषि कचरे को जैविक खाद में बदलेगा। करें यह प्लांट किस कृषि कचरे को जैविक खाद में बदलेगा, तो ये गलत है आपका। ये पहला और दूसरा यहाँ खाद से नहीं रिलेटेड, ठीक है। पहला और दूसरा यहाँ पर आपका सही है। एक और दो डी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, एक और दो आपका सही हो जाएगा, ठीक। देख लेते हैं यहाँ क्या करें। करें एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल तमिलनाडु के रामेश्वर मरम और मंडपम में को जोड़ता है। तो ये देखिए ये अब दूसरा आपका टॉपिक आ गया है। इसमें कह रहा है कि एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल का उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा। कब किया गया है? 6 अप्रैल 2025 को किया गया है, ठीक है। 6 अप्रैल 2025 को किया गया है ये। और समुद्र तमिलनाडु के रामेश्वर और मंडपम को जोड़ता है, एकदम सही है। यह पुल 535 करोड़ रुपए की लागत से 2.08 किलोमीटर की लंबाई, किलोमीटर याद रख लेंगे क्योंकि ये किलोमीटर पूछता है, बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन अप्रैल 2024 में किया था। तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन अप्रैल 2000 नहीं 6 अप्रैल 2025 में किया था। ये तो आपका गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर उद्घाटन 2025 में हुआ था, तो पहला और दूसरा, ठीक है। पहला दूसरा कहाँ सी वाला आंसर सही है, ठीक। यहाँ देखते हैं, यहाँ करें। यह वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर कार्य करता है। इसका सेंटर स्पैन 63 मीटर लंबा है और 17 मीटर तक 5 मिनट में उठ सकता है। पुराना पुल वर्टिकल लिफ्ट डिजाइन पर आधारित है। तो ये कौन सा है? अब देखिए करें पुराना पुल वर्टिकल लिफ्ट डिजाइन पर आधारित है, ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही है? तो यहाँ पर करें पहला वाला क्या करें, पहला एकदम सही है कि यह वर्टिकल लिफ्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर कार्य करता, सही है। ये 63 मीटर लंबा 70 मीटर तक 5 मिनट तक उठ सकता है। 17 मीटर तक 5 मिनट तक उठ सकता है, ये गलत है तीसरा, ठीक है। तीसरा क्या करा? तीसरा करा पुरानापुर कैंटिलीवर डिजाइन पर आधारित था। जो किस पर आधारित था? कैंटिलीवर डिजाइन पर आधारित। तो ये पहला वाला तीसरा वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये क्या करा, एक मिनट। हाँ। करें नया पंबन ब्रिज पुराने पुल से 3 मीटर ऊंचा है। जो नया पंबन ब्रिज है पुराने पुल से 3 मीटर ऊंचा है। दूसरा करें इस पुल पर ट्रेनें अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकेंगी। जो ट्रेनें होंगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकेंगी, ये भी सही है, ये भी सही है। आपका इसकी डिजाइन और तकनीक विश्व स्तर पर सराहना की गई है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? तीनों ही सही है आपका, एक दो तीनों, ठीक है। तो तीनों ही सही है। यहाँ पर देखते हैं ये क्या कर। अब देखिए ये एक लास्ट चैप्टर टॉपिक है आपका। इस लास्ट टाइम करें इंदौर और उदयपुर जनवरी 2025 में भारत के पहले दो सबसे बने जिले दो शहर बने जिन्हें वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी मिली है, ठीक है। तो पहले ये शहर बने हैं इंदौर और उदयपुर, ठीक है। तो इंदौर और उदयपुर जनवरी 2025 में भारत के पहले दो शहर बने हैं जिनको वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता मिली है, एकदम सही है। भारत को वेटलैंड सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। भोपाल आल्सो रिसीव द
वेटलैंड सिटी स्टेटस। याद रख लेंगे, ये तो आपका गलत है। ठीक है, तो क्योंकि भोपाल को बताया जा रहा था कि वेटलैंड सिटी का दर्जा प्राप्त होगा, लेकिन भोपाल को नहीं प्राप्त हो पाया। वेटलैंड सिटी नेटवर्क का उद्देश्य आर्द्रभूमि के संरक्षण को बढ़ावा देना है। तो वेटलैंड सिटी नेटवर्क का उद्देश्य क्या है? आर्द्रभूमि संरक्षण को बढ़ावा देना। तो ये आपका पहला वाला सही है, तीसरा वाला भी सही है कि भोपाल में मान्यता नहीं मिली है, सिर्फ इंदौर को मिली है और उदयपुर को मिली है, ये याद रखेंगे, इंदौर और उदयपुर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? एक और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, देखते हैं। करें यह रामसर अभिसमय के तहत 2015 में स्थापित एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है। तो सही है, ये 2015 में कन्वेंशन 2015 में ही चलाया गया था। ठीक है, ताकि जो ये कोप होता है, उसी 2015 में जो हुआ था, उसी में वेटलैंड का प्रमाण का अभिषय में कन्वेंशन आया था, जो शहर में है। ठीक है, मान्यता 10 वर्षों के लिए वैध होती है। करें जो मान्यता होती है, ये 10 वर्षों के लिए वैध है। दूसरा करें, इसका उद्देश्य शहरी आर्द्रभूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देना। तो ये आपका दूसरा वाला ये गलत है। 6 वर्षों के लिए वैध होती है। इसका उद्देश्य क्या है? शहरी आर्द्रभूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर कौन सा होगा? सी वाला आंसर होगा। 1 और 3 सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो। ये जो शहर में जो वेटलैंड होती हैं, वो सिर्फ 6 वर्षों के लिए ही वैध होती हैं। ठीक है, तो जी इनका क्या है? 6 वर्षों के लिए वैध। भारत में अभी कौन है? सिर्फ इंदौर है और उदयपुर है। ये सबसे ज्यादा कहाँ पर है? वर्तमान में सबसे ज्यादा चाइना में है। ठीक है, अभी आंसर आएगा शायद। वेटलैंड सिटी बनाने के लिए शहरों को 6 अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करना होता है। दूसरा करें, चीन के 22 वेटलैंड सिटी के साथ वैश्विक सूची में शीर्ष पर है। तो चीन जो है, ये शीर्ष पर है, ये कह रहे हैं। तीसरा कह रहे हैं कि फ्रांस इस सूची में तीसरे स्थान पर है। तो ये आपका क्या है? ये फ्रांस तीसरे स्थान पर नहीं है, ये दूसरे स्थान पर है। सेकंड स्थान पर फ्रांस है। यहाँ पर कितने वेटलैंड की सूची है? तो यहाँ पर 9 शहरों ने बनाया, 9 शहरों को, दूसरे 9 शहरों में है। ठीक है, तो 9 शहरों में फ्रांस में है। चीन में 22 शहरों को बनाया गया है। भारत में 2 है। ठीक है, और ये कहना है वेटलैंड सिटी 6 अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करना होता है। तो एकदम सही है, 6 अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को यहाँ पर पूरा करना होता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा आपका? फ्रांस। ये तीसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। पहला 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंदौर और उदयपुर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नामित किया गया है। तो करें, इंदौर और उदयपुर को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ही नामित किया गया है। तो हाँ, ये बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और जलवायु, जो क्लाइमेट चेंज, इन्हीं के द्वारा नामित किया जाता है कि अब ये, तब फिर वहां से क्या होता है, बताया जाता है कि इसको मिलेगा कि नहीं। कहें, इंदौर प्रतिदिन 30 टन का कचरा उत्पन्न करता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। वेटलैंड सिटी नेटवर्क में केवल मानव निर्मित आर्द्रभूमियों को शामिल किया जाता है। ये गलत है। प्राकृतिक भूमियों को भी शामिल किया जाता है। जैसे कोई किसी शहर में क्या है, प्राकृतिक आर्द्र भूमि है, तो उसको भी शामिल किया जाएगा ना, क्या सिर्फ मानव निर्मित नहीं। ये प्राकृतिक मानव निर्मित, यहाँ देखिए, नेटवर्क प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों आर्द्र भूमियों को सम्मिलित किया जाता है। तो बी 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आपका क्वेश्चन था। ये आपका अब जो यहाँ पर इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता, यहाँ तक जो आपका चैप्टर था पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब जो आपका आगे यहाँ पर लगभग 1 से 2 ही लेक्चर आपको लूंगा, एक एक टॉपिक, मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय चल रहा है तो इसका 1 से 2 को लूंगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय तो भी 2-3 से हो जाएगा। तो ऐसे एक ही दिन में पूरा नहीं करवा पाऊंगा। अगर मैं एक ही दिन में पूरा करवाऊंगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो जाएगा, जिससे आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर ज़्यादा मैं अच्छे क्वेश्चन नहीं ला पाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया होगा, लेकिन आप सब क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमने ला दिया है। ठीक है, ऑप्शन में करके। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।